हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे सबसे पहले हमें टेबल में पढ़ना है। टेबल में क्या है, ह्यूमन डिसीजेज है, जो ह्यूमन को डिसीजेज होती हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है उनका, और प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। अब पॉजिटिव एजेंट्स हमारे कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, ये हमारे पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं, वायरसेस वगैरह। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस टेबल में। सबसे पहले ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज पहली कौन सी है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया कॉज करता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस मोड से ये स्प्रेड होती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। एयर से स्प्रेड होती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की शॉर्ट फॉर्म होती है टीबी। टीबी में जनरली क्या होती है, लोगों को खांसी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज, मतलब एक एक्सट्रीम स्टेज की कफ हो जाती है। ठीक है, तो उसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और जो हमारे कफ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किसकी उससे स्प्रेड होते हैं, कौन सा मीडियम होता है, उनका मीडियम होता है एयर। अब नेक्स्ट आते हैं मीसल्स। मीसल्स एक वायरल डिसीज है जो वायरस कॉज करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में छोटे छोटे बम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी एक वायरस की वजह से होती है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। या फिर जो पर्सन है उसको चिकन पॉक्स हो रखा है, वो चिकन पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हो तो आपको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। इसके दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एयर और कांटेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है पोलियो। पोलियो भी एक वायरस की वजह से होता है, और इसके भी दो ट्रांसमिशन है, एयर और वाटर। सबसे पहले एयर के थ्रू स्प्रेड होता है और दूसरा वाटर के थ्रू। अगर वाटर हमारा कॉन्टेमिनेटेड है तो भी ये स्प्रेड हो जाता है। अब हम ये देखते हैं इन इन तीनों चारों डिसीजेस के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट है उसको एक कंप्लीट आइसोलेशन देना होता है, मतलब उसको सभी लोगों से अलग रखना होता है, ताकि जो उसकी डिसीजेज है वो किसी और के साथ स्प्रेड ना हो। फिर सेम बात बोली गई, आइसोलेशन और दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है। प्रॉपर वैक्सीनेशन दी जाती है उसको। अब टाइम टू टाइम उसको वैक्सीन मिलेगी तो इन्फेक्ट नहीं होगा। और स्टार्टिंग की एजेस में जब बच्चे इन्फेंट स्टेजेस पे होते हैं तब उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल्स और आंगनवाड़ीज के द्वारा। अब नेक्स्ट पे आ जाता है कॉलेरा। कॉलेरा क्या है, हमारी बैक्टीरियल डिसीज है, और ये किससे स्प्रेड होती है, वाटर और फूड की वजह से स्प्रेड होती है। कॉलेरा में क्या होता है, आपको वॉमिटिंं और नोजिया हो जाता है। ठीक है, लूज मोशन भी हो जाते हैं कॉलेरा में। अगर कॉन्टेमिनेटेड वाटर और कॉन्टेमिनेटेड फूड हम इनटेक कर लेते तो उस वजह से हमें कॉलेरा हो सकता है। अब आता है टाइफॉइड। टाइफॉइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसी को जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है, अगर हम कॉन्टेमिनेटेड वाटर का इंटेक करते तो हमें टाइफाइड हो सकता है। अगर हम कॉन्टेमिनेटेड जंक फूड ले लेते हैं तो भी हमें कॉलेरा हो सकता है। अब इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से लेने चाहिए, पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कुक फूड, अच्छा एकदम से अच्छा हुआ पका खाना खाना चाहिए, और घर का ही खाना चाहिए। अगर आप बाहर का खाते हैं, आपने देखा होगा कि जो बाहर फूड स्टॉल्स लगे होते हैं उस पर आपकी फ्लाइज वगैरह घूमती रहती है, वो क्या करते हैं, हमारे खाने को कॉन्टेमिनेटेड करती है, इसलिए हमें वो खाना अवॉइड करना चाहिए। और प्रॉपर वैक्सीनेशन, इन सब के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो टाइम टू टाइम हमें इसके लिए वैक्सीनेशन भी करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से कॉज होता है। इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा वायरस है, और ये भी कॉन्टामिनेटेड वाटर के इनटेक से स्प्रेड होता है। अब इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी को उबाल के पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सबके लिए कंपल्सरी है। नेक्स्ट आता है हमारा मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, प्रोटोजोआ। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो। मस्कीटो से क्या होता है, हमारा मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है, मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि मलेरिया के लिए एक मॉस्किटो होता है। कौन सा मॉस्किटो होता है, वो फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, और इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर क्या लेने चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं बहुत सारी, और भी आपको अपने एरिया में साफ सफाई रखनी चाहिए जिससे मॉस्किटो कि लार्वल स्टेजेस पर डेवलप ना हो सके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टेबल, और एक की पॉइंट मान लेते हैं।
कि सबसे पहले इस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कॉच। इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी जो क्या कॉज कर रहा था, एंथ्रेक्स डिसीज कॉज कर रहा था। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या था, बैसिलस एंथ्रेसिस इस बैक्टीरिया का नाम था। अब ये क्या कॉज कर रहा था, एंथ्रेक्स डिसीज कॉज कर रहा था। अब हम अपनी हमने पहले टेबल पढ़ी थी, उसमें क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहे थे। अब इस टेबल में हम क्या पढ़ेंगे, वो डिसीजेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लांट की जो डिसीज होती हैं वो, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, इनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ही लेस हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर का कॉलम नहीं बनाया है। सबसे पहले सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किन में होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन और आपका मौसम्बी, ऑरेंज, इन सब में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, बैक्टीरिया इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर से ट्रांसमिट होती है डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रस्ट ऑफ व्हीट व्हीट के लिए है। ठीक है, अब इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फंजाई कॉज करता है रस्ट ऑफ व्हीट। और ये किससे स्प्रेड होता है, या तो एयर से, या फिर हमने इन्फेक्टेड सीड्स लिए थे पहले से, जो इन्फेक्टेड थे वो सीड्स लिए थे तो उनसे भी ये कॉज हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, और भिंडी को साइंटिफिक नेम होता है ओकरा। ठीक है, अब भिंडी में एक येलो वेन्स आ जाती है भिंडी के बीच में, तो वो कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है। और ये किससे कॉज होता है, एक इंसेक्ट होता है उससे। एक इंसेक्ट क्या मतलब, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो इसे कॉज करते हैं। हाउस फ्लाई भी हो सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी हो सकते हैं, और हमारे लेडी बर्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी क्रॉप पे आके सेट हो जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है, सबसे पहले फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, अगर हम इन्फेक्टेड या फिर कॉन्टामिनेटेड फूड खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब ये देखते हैं कि किस वजह से ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कॉकरोच, हाउस फ्लाइज ये हमारे फूड को इफेक्ट कर देते हैं, हमारे फूड को कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं, तो हमें क्या हो सकती है, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, अब क्या होता है फूड पॉइजनिंग में, जो हमारा फूड है वो टॉक्सिक हो जाता है, मतलब हार्मफुल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है हमें, ये इसके सिम्टम्स होते हैं जनरली। वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टमक पेन होने लग जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, या फिर आपके हेडेक रहने लग जाता है, तो ये फूड पॉइजनिंग का कारण हो सकते हैं। अब फूड पॉइजनिंग हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके हम फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या होते हैं हमारे, फूड प्रिजर्वेटिव्स में हमारा सॉल्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, ऑयल को एज अ फूड प्रिजर्वेटिव किया जाता है, और एसिटिक एसिड, विनेगर, ये सारे हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। पिकल में हम लेमन या फिर उसका यूज करते हैं, सॉल्ट का, ऑयल का। आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पे मम्मी, दादी या फिर कोई भी अगर पिकल बनाता है या फिर अचार डालता है तो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल उसमें डाल के रखते हैं। तो अगर उसमें ज़्यादा ऑयल होता है तो उसमें जो फंगी वगैरह का अटैक नहीं हो पाता, फंगी वगैरह का अटैक नहीं हो पाता तो हमारा जो फूड है वो टॉक्सिक नहीं हो पाता, तो हमारा फूड बच गया ना टॉक्सिक होने से। तो ऑयल क्या किस लिए किया जाता है, हमारे एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो देखते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस और ये कैसे कैसे फिक्स करती है नाइट्रोजन को। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं। एटमॉस्फेयर में, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, अज्यूम करो, तो इसमें बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये कौन कौन से होते हैं, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये उसको फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेयर से सॉइल में। ठीक है, अब फिर क्या करता है, बैक्टीरिया टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स हो गई है हमारे उसमें सॉइल में, अब उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कौन कौन से हो गए, अमोनिया, NH2,
अमोनियम क्लोराइड, इन सब में कन्वर्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, ये कंपाउंड कन्वर्ट होने के बाद कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अब नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स आ जाते हैं सॉइल में। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स हुई थी, उसके बाद बैक्टीरिया ने उनके कंपाउंड बनाए और कंपाउंड अब कहाँ पे आ गए, सॉइल में। ठीक है, अब इसके साथ एक और स्टेप चल रहा है कि जो हमारी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग क्या होती है, हमारी जो बिजली गिरती है आसमान से, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है और नाइट्रोजन को कंपाउंड्स के साथ ही फिक्स कर देती है, जिससे हमारे जो कंपोनेंट्स है वो किस में आ जाते हैं, डायरेक्ट सॉइल में आते हैं। इसमें हमें उसकी बैक्टीरियाज की हेल्प नहीं चाहिए होती जो हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाए। यहाँ से प्रोसेस हमारा कहाँ जा रहा है, अब यहाँ से कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं इसे। ठीक है, प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स। प्लांट्स से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, हमें हमारे व्हीट मिलता है, हमें राइस मिलते हैं, हमें सोयाबीन मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती है। अब उन्हें हम इनटेक करते हैं ना, तो हमने प्लांट्स को खाया। अब एनिमल्स ईट्स प्लांट्स, हमें एनिमल्स एज्यूम किया गया यहाँ पे हम ह्यूमंस भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट, हमारा जो एक्सक्रीटा होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमें क्या किया जाता है, बरीड किया जाता है, और फिर कुछ रिलीजन्स में ऐसा किया जाता है कि उनको दफना देते हैं। तो दफना देने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऐश, मतलब हम तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे बर्ड होके, और जो दफना दिया वो उनका क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। तो उससे भी क्या बन गया, फिर से हमारा क्या आ गया, नाइट्रोजन उसमें आ गया, नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में आ गए। अब फिर यहाँ से क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स है ना वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, गैसियस नाइट्रोजन की फॉर्म में आ रहे हैं। गैसियस नाइट्रोजन कहाँ जा रही है, हमारी एटमॉस्फेयर में। तो फिर से हमारी वही साइकिल फॉलो होगी, और ऐसे ही साइकिल फॉलो होते होते जो हमारी नाइट्रोजन है वो फिक्स होती रहती है और एटमॉस्फेयर में आती रहती है, फिर फिक्स होती है, फिर एटमॉस्फेयर में आती है, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इतनी ही है हमारी नाइट्रोजन साइकिल, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नोट्स मैं इस बार पक्का प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो आज के लिए बस इतना ही। तब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।